नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले जो व्याख्यान थे उसमें व्यवहारवाद का विकास और व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं उनका अध्ययन किया था। और क्रमशः आज हम लोग व्यवहारवाद की आलोचना हमें पढ़ना था, लेकिन आलोचना और जो सीमाएँ हैं व्यवहारवाद की वो हम अगले व्याख्यान में लेंगे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की, अर्थात पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद या नव व्यवहारवाद। तो आज का जो चैप्टर है उसको, आज का जो व्याख्यान है, छोटा सा व्याख्यान है ये। मैं अपेक्षा करता हूँ कि पहले वाले व्याख्यान आप अगर ठीक से सुने हैं आपने तो इस व्याख्यान को आप समझ पाएंगे। अर्थात व्यवहारवाद से जुड़े हुए जो दो व्याख्यान हैं वो आपको ठीक से देखने हैं, उनके नोट्स तैयार करने हैं। उसके पश्चात जो उत्तर व्यवहारवादी संबंधी आज का व्याख्यान है वो आप इसको ठीक से समझ पाओगे। तो आज के जो चैप्टर है या आज का जो टॉपिक है, प्रकरण, उसका नाम है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद। एक तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत सारी जो बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की उसमें उत्तर व्यवहारवाद के स्थान पे एक नया शब्द मिल सकता है आपको, जिसका नाम है नव व्यवहारवाद, अर्थात नियो बिहेवियरलिज्म, नव व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म और नव व्यवहारवाद दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको इस शब्द की संरचना के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। अर्थात इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो वास्तव में क्या है? देखिए, उत्तर का मतलब होता है बाद। अगर हिंदी की बात करें हम लोग तो उत्तर का मतलब है बाद। तो व्यवहारवाद के बाद, व्यवहारवाद के बाद व्यवहारवाद में जितने संशोधन हुए, व्यवहारवाद के बाद व्यवहारवाद में जितने परिवर्तन हुए या उसका जितना खंडन हुआ या जितना उसको बदला गया, उस क्रम का नाम, उस उपागम का नाम उत्तर व्यवहारवाद है। एक आपको यह भी समझना है कि जिस तरह से व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने का उपागम है, एक ढांचा है, एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे ही उत्तर व्यवहारवाद भी एक ढांचा है जो राजनीति के अध्ययन के लिए हमें कुछ उपाय, कुछ प्रक्रियाएं, कुछ नियम, तथ्य, सामग्रियां उपलब्ध करवाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद या नव व्यवहारवाद आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। इस उत्तर व्यवहारवाद को हम 3 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। एक तो पृष्ठभूमि, कि कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि है जिसमें उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। विश्व के समाज हैं, विश्व के देश हैं, उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी कि उत्तर व्यवहारवाद के रूप में हमारे सामने एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नया प्रकरण, नई अवधारणा हमारे सामने आई। एक बात। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका जो अर्थ है और इसकी परिभाषा है वो क्या रहेगी। उत्तर व्यवहारवाद का वास्तविक जो अर्थ है वो क्या है, इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे। और तीसरे जो चरण है या जो इस व्याख्यान का जो अंतिम राउंड रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इसके उदय के कौन से कारण थे, अर्थात कौन से कारण थे जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद है उसका जन्म हमारे सामने हुआ है, या उत्तर व्यवहारवाद एक नई संकल्पना के रूप में हमारे सामने आया है। ये हमें 3 जो प्रकरण है उसमें इस पूरे व्याख्यान को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद का अगला चरण है। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि व्यवहारवाद का अगला चरण है जिसका नाम है उत्तर व्यवहारवाद। तो पृष्ठभूमि की बात करूँगा सबसे पहले मैं आपके सामने कि ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी दुनिया की, विश्व समाजों की, कि उस पृष्ठभूमि में उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ। देखिए, मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड जो वर्ल्ड वार है, द्वितीय महायुद्ध है, उसके पश्चात व्यवहारवादी जो शोध थे, व्यवहारवादी जो पद्धति थी, उपागम था, उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। राजनीति विज्ञानियों ने इसका इस्तेमाल किया है खूब सारा। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि चलता गया है व्यवहारवादी जो शोध हैं वो लगभग, मैं ये कह सकता हूँ, एक रफ डिवीजन अगर हम करेंगे तो 1950 से लेकर 1970 की जो अवधि है, 20 साल तक जो व्यवहारवादी पद्धतियाँ थी, जो व्यवहारवादियों ने सुझाए थे, वो पद्धतियाँ उनसे शोध होते रहे हैं। अब जो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है एक आकस्मिक घटना के रूप में, जो मैं बताऊंगा आपको, तो मैं कह सकता हूं 1969 में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका नाम है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो काल अवधि है वो है 1969 में न्यूयॉर्क में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें न केवल अमेरिकन बल्कि दुनिया भर के जो राजनीति विज्ञानी हैं वो इकट्ठा होते हैं
यद्यपि उसका जो नामकरण है वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, लेकिन यूरोपीय जो राजनीति विज्ञानी हैं वो भी इस सम्मेलन में मौजूद रहते हैं। और व्यवहारवादी जो पद्धतियाँ थी जो काम में ला रहे थे वो भी सब यहाँ पे अवेलेबल थे, मौजूद थे। 1969 में इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले प्रख्यात राजनीति विज्ञानी हैं उनका नाम है डेविड स्टन। प्रोफेसर डेविड स्टन इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, और डेविड स्टन ने इस सम्मेलन के जो अध्यक्षीय भाषण है उस अध्यक्षीय भाषण में जो व्यवहारवाद चला आ रहा था उस व्यवहारवाद की कमियों को उजागर किया है और व्यवहारवाद में कुछ संशोधन सुझाए हैं। वास्तव में डेविड स्टन ने इस सम्मेलन में व्यवहारवाद की कमियों को उजागर करते हुए व्यवहारवादी जो शोध हैं, रिसर्च हैं, पद्धतियां हैं, उनको ठीक करने का जो प्रयत्न किया है, उस पूरी जद्दोजहद का नाम ही उत्तर व्यवहारवाद है। ये हमें समझ लेना है। तो इसकी जो परिभाषा हम समझेंगे, इसका जो अर्थ समझेंगे, उसको समझने से पहले अगर हम डेविड स्टन के जो अध्यक्षीय भाषण है उसको समझ लें तो मैं समझता हूँ कि फिर पूरा अर्थ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेविड स्टन इस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के जो अध्यक्षीय भाषण में बोलते हैं वो ही उत्तर व्यवहारवाद के आरंभ बिंदु हैं, वो ही उत्तर व्यवहारवाद के मानक हैं, या मैं कह सकता हूँ उसकी सीमाएं हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद में डेविड स्टन क्या बोलते हैं? देखिए, आपको मैं ये बता चुका हूँ कि डेविड स्टन है वो व्यवहारवाद का प्रणेता है एक तरह से पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। वैसे मैंने आपको ये बताया था कि चार्ल्स मेरियम है वो व्यवहारवाद के जनक हैं, पिता हैं, लेकिन सबसे बड़े जो व्याख्याकार हैं, सबसे बड़े जो प्रवक्ता हैं व्यवहारवाद के, जो व्यवहारवादी शोधों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक थे, वो डेविड स्टन ही थे, हमें ये समझना है। तो डेविड स्टन व्यवहारवाद के इतने बड़े पैरोकार थे जो बाद में उसके आलोचक बन गए, और इस सम्मेलन में उन्होंने व्यवहारवाद की, मैं कह सकता हूँ, धज्जियाँ उड़ा दी, और जो व्यवहारवादी शोध हुए थे उनके प्रति बिल्कुल नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि कोई काम की चीज़ें यहाँ पे 20 साल में नहीं हुई हैं। हम लोगों को खूब सारी अपेक्षाएं व्यवहारवाद से थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हमें इस तरह की जो व्यवहारवादी पद्धति है इसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा ताकि विश्व के समाज हैं और उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको हम अपने आप से बचा सकें। तो डेविड स्टन का जो अध्यक्षीय भाषण है उसमें उन्होंने जो शब्द काम में लिए हैं उत्तर व्यवहारवाद के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डेविड स्टन कहते हैं कि ये वास्तविक क्रांति है न कि प्रतिक्रिया। ये एक वास्तविक क्रांति है न कि कोई प्रतिक्रिया है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद एक, जिस तरह से हम पढ़ रहे थे कि व्यवहारवादी क्रांति थी, तो उन्होंने भी क्या कहा है कि अब ये वास्तविक क्रांति है। वो जो क्रांति थी वो केवल किताबों में सिमट के रह गई। हम जिस क्रांति से, जिस परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, वो कोई क्रांति, ऐसा परिवर्तन लाने में समाज में सफल नहीं हो पाई। अब ये क्या है? वास्तविक क्रांति है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वास्तविक क्रांति अर्थ एवं परिभाषा में हम इसको थोड़ा सा लिखना भी है, अर्थ एवं परिभाषा में। और ये जो अर्थ और परिभाषा है ये स्टन की है। डेविड स्टन ने जो बोला है वो बोला है कि ये वास्तविक क्रांति है न कि केवल कोई प्रतिक्रिया है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद वास्तविक क्रांति होगी जो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होगी। ये कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है किसी एक वस्तु को या एक चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी उसकी चीज़ आ जाए, वो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। तो स्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद के विरुद्ध उत्तर व्यवहारवाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसको आगे बढ़ा रहा है और ये एक वास्तविक क्रांति के रूप में आगे बढ़ा रहा है। अर्थात डेविड स्टन कहते हैं कि ये आगे की दिशा में एक कदम है, कोई पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं है। हम लोग व्यवहारवाद का खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्यवहारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात व्यवहारवाद के जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किए थे वो लक्ष्य व्यवहारवाद अर्जित नहीं कर पाया है, नहीं कर पा रहा है। इसलिए व्यवहारवाद में हम वांछित संशोधन चाहते हैं ताकि जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू हो सकें, उनका समाधान खोज सकें। तो स्टन कहते हैं कि ये आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद जिस कंसेप्ट को लेकर चल रहा है, जिस बात को लेकर चल रहा है, वो एक व्यवहारवादी आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन है और ये बौद्धिक प्रवृत्ति है। बुद्धिजीवियों के माध्यम से इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। इसका उद्देश्य परंपरावाद एवं व्यवहारवाद का खंडन करना नहीं है। स्टन कहते हैं कि हम लोग उत्तर व्यवहारवाद को आगे लाकर ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि परंपरावाद है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो बिल्कुल बेकार था, या हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि जो व्यवहारवाद है जिसको हमने पिछले 20 साल में काम में लिया है वो बिल्कुल नहीं सफल रहा है। लेकिन स्टन कह रहे हैं कि वो उस मात्रा में सफल नहीं रहा है जिस मात्रा की हमने अपेक्षा की थी। तो
ईस्टर्न के अनुसार ये परंपरागत राजनीति विज्ञान और परंपरावाद का खंडन करना भी इसका उद्देश्य नहीं है, व्यवहारवाद का खंडन करना भी इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसको आगे बढ़ाना है। अर्थात जो व्यवहारवादी शोध थे, रिसर्च थे, वो भविष्य उन्मुख नहीं थे। भविष्य की जो भविष्यवाणियाँ थी वो नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल संकट दुनिया के सामने जो आ रहे थे, उन संकटों से भी हम उनको भी ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। तो अब हमें भविष्य उन्मुख होना है, और जो रिसर्च व्यवहारवादी कर रहे थे वो यथार्थवादी नहीं थे। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि यथास्थितिवादी थे। अब हमें यथार्थवादी पद्धतियों से अध्ययन करना होगा और यथार्थ जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजना होगा। तो ईस्टर्न कहते हैं कि ये व्यवहारवाद की विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसको आगे बढ़ाने वाला कार्य है, आगे बढ़ाने वाला कदम है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं है। ये प्रमुख थीम है जो डेविड ईस्टर्न ने उस भाषण में कही थी। डेविड ईस्टर्न कह रहे हैं कि उत्तर व्यवहारवाद है, वो व्यवहारवाद का संशोधन है, अर्थात व्यवहारवाद की कमियों को दूर करता है, व्यवहारवाद का खंडन बिल्कुल भी नहीं करता है। हम आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति के रूप में उत्तर व्यवहारवाद को लेंगे, ये आगे की दिशा में एक कदम है, पीछे हटने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम व्यवहारवाद को छोड़ रहे हैं और उससे पीछे हट रहे हैं, नई चीज़ लेके सामने आ रहे हैं, बल्कि वो कह रहा है कि आगे बढ़ने की दिशा में एक हमारा ये सकारात्मक कदम है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे और जो रिसर्च हैं, जो शोध हैं, वो हमारे सामने आएंगे। देखिए, हम ये पहले वाले लेक्चर में जब व्यवहारवाद को हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि व्यवहारवादी जो पद्धतियाँ हैं, उनसे जो शोध हो रहे थे, उनमें व्यवहारवाद में दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान था। राजनीतिक जो सिद्धांतकार थे वो दो चीज़ों पर ध्यान दिए हुए थे। एक तो वो करे थे मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का राजनीतिक व्यवहार, इस पर हमें ध्यान देना है। अर्थात जो शोध की इकाई होगी या जिस पे रिसर्च करेंगे वो मानव होगा, व्यक्ति होगा, और उस व्यक्ति की जो पॉलिटिकल बिहेव है उसको हमें जज करना है, उसको देखना है, और उसको हम देख सकते हैं। व्यवहारवादियों का यही मानना था, कमोबेश डेविड ईस्टर्न भी यही मानते थे। तो मानव का जो राजनीतिक व्यवहार था वो व्यवहारवाद का उद्देश्य था, और मानव का जो राजनीतिक व्यवहार था उसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों की वकालत इन लोगों ने सबसे अधिक की थी। तथ्यों की बात की थी कि जो फैक्ट्स हैं मानव व्यवहार के बारे में, उन फैक्ट को हम इकट्ठा करके और उनको जनरलाइज करेंगे, और उन तथ्यों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का निर्माण करेंगे जो समाजोपयोगी होंगे, मानव उपयोगी होंगे, सभ्यता और विश्व समाज हैं उनके लिए उपयोगी होंगे। तो ये वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहे थे, वैज्ञानिक पद्धति की बात हो गई यहाँ पे। तो ये व्यवहारवाद का जोर था। अब डेविड ईस्टर्न वस्तुतः उस 1969 के जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष भाषण में बोल रहे हैं, वो व्यवहारवाद की जो इन दो उपलब्धियों को वो प्राप्त करना चाह रहे थे, इन उपलब्धियों से दूर जब हम रह गए थे, इनको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए वो इसमें कुछ संशोधन चाह रहे थे, जो संशोधन हमारे सामने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में सामने आया। ये हमें देखना है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए थे। पृष्ठभूमि यही थी कि दुनिया पूरी तरह से संकटों से उलझी हुई थी। अगर मैं बात कर लूँ 1969 से पहले, 1950 से लेकर 69 की अवधि की, लगभग 20 साल की, तो उस समय की अवधि को अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान स्कॉलर थे, रिसर्च करने वाले लोग थे, वो देख रहे थे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी ऐसे तानाशाही जो प्रवृत्ति की सरकारें हैं वो उभर के सामने आ रही हैं। शीत युद्ध अपने बिल्कुल चरम पे था। दोनों जो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ और यूएसए, दोनों में परमाणु युद्ध की आशंका बनी हुई थी। क्यूबा में मिसाइल संकट, उस समय बिल्कुल परमाणु युद्ध की आहट हमें उसकी सुनाई दे रही थी। वियतनाम गृह युद्ध में, वियतनाम जो है वो युद्ध में उलझा हुआ था। बहुत सारे देश थे जिनमें गृह युद्ध, न केवल यूरोप में बल्कि एशिया अफ्रीका के देशों में भी गृह युद्ध छाया हुआ था। तो हम व्यवहारवाद के माध्यम से दुनिया की उन तमाम समस्याओं का समाधान चाह रहे थे, और समाधान हमें बिल्कुल मिल नहीं रहे थे, बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही थी। अगर मैं बात कर लूँ आपके सामने तो सामाजिक समस्याओं की भी, तो उस समय पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम पर था, एनवायरमेंट, जनसंख्या विस्फोट, ये समस्याएं थी। इन समस्याओं का समाधान व्यवहारवादी खोज नहीं पा रहे थे, और अंततोगत्वा व्यवहारवाद की इसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने के कारण जो व्यवहारवादी सिद्धांतकार थे वो इस पद्धति से बिल्कुल नाराज थे, और वो इसमें कुछ संशोधन चाह रहे थे, और ये संशोधन ही हमारे सामने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आया था। अर्थात व्यवहारवाद का संशोधन है वो ही उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। और डेविड ईस्टर्न ने इन संशोधनों के लिए, व्यवहारवाद में जो संशोधनों की जो वकालत करी थी, उसमें उन्होंने दो चीज़ों पर ध्यान दिया था। मैं कह सकता हूँ कि दो नारे थे उत्तर व्यवहारवादियों के जो डेविड ईस्टर्न ने बताए थे। वो क्या थे? नंबर 1, कर्म
एक्शन। नंबर 2 प्रासंगिकता। प्रासंगिकता रिलेवेंस। तो व्यवहार, विशेष रूप से मैं बात करूंगा डेविड स्टन की। वो डेविड स्टन जो व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवक्ता है और वही उसका सबसे बड़ा आलोचक है, और वो उत्तर व्यवहारवाद का जन्मदाता या जनक बन जाता है। तो स्टन है, वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, उत्तर व्यवहारवाद को इन 2 कसौटियों पे खरा उतार के दिखाना है। अर्थात व्यवहारवाद है वो क्रमनिष्ठ नहीं बचा है, वो क्रम पे बल नहीं दे रहा है। व्यवहारवादी जो शोध हो रहे हैं उसमें जो शोधार्थी हैं, जो शोध करने वाले हैं, स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, वो जो शोध कर रहे हैं, वो शोध हैं वो क्या हैं, यथास्थितिवादी हैं। अर्थात शोधकर्ता यथास्थितिवादी न रहें, बल्कि वो परिवर्तन की ओर उन्मुख हों। ऐसे रिसर्च, ऐसे शोध करें जो समाज में सकारात्मक और वांछित परिवर्तनों के लिए आवश्यक हों। अर्थात शोधार्थी थे, मैं अगर एक लाइन में इसका आपको अर्थ समझाऊं, शोधार्थी यानी रिसर्च करने वाले या शोध कर्मनिष्ठ हों। कर्मनिष्ठ होने का मतलब है ऐसे रिसर्च हों जिससे कुछ क्रियाशीलता बनी रहे, समाज है वो यथास्थिति में नहीं रहे, बल्कि वो आगे बढ़े, सामाजिक विकास के पायदान की तरफ आगे बढ़े। व्यवहारवादी ये काम कर नहीं पाए थे। तो उत्तर व्यवहारवाद के जो प्रमुख नारे हैं उनमें पहला नारा था क्रम, एक्शन। हमें ऐसे कार्य करने हैं जो यथास्थितिवाद से हम आगे निकल पाएँ और वांछित सामाजिक परिवर्तनों की तरफ आगे बढ़ पाएँ। दूसरा है प्रासंगिकता। अर्थात व्यवहारवादी पद्धतियों के माध्यम से जो शोध हो रहे थे, जो रिसर्च हो रहे थे, वो प्रासंगिक नहीं थे। अर्थात शोध रिसर्च कुछ और हो रहे हैं और सामाजिक समस्याएं कुछ और तरह की हैं। तो इस तरह ये चाह रहे थे कि शोध हैं वो समाज की समस्याओं को सुलझाने के मामले में प्रासंगिक होने चाहिए। शोध, कोई भी रिसर्च, कोई भी सिद्धांत जब हमारे सामने आएगा तो वो प्रासंगिक कब होगा, हमारे लिए काम का कब होगा, जब वो समाज की समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करता हो, वो क्या होगा, प्रासंगिक होगा। तो उत्तर व्यवहारवाद है वो ये कह रहा है कि व्यवहारवाद की ये कार्य नहीं हो रहे थे, वहाँ पे जो शोध हो रहे थे वो क्रमनिष्ठ नहीं थे, यानी व्यवहारवाद यथास्थितिवादी था, जड़ था, आदर्शवादी था। केवल वो सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, सामाजिक परिवर्तन लाने में उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा था। दूसरा प्रासंगिक। व्यवहारवादी जो शोध हो रहे थे, डेविड स्टन ने कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, वो सब वातानुकूलित लाइब्रेरियों में बैठकर रिसर्च लिख रहे हैं, शोध कर रहे हैं, कंप्यूटरीकृत पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तथ्यों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो शोध और सिद्धांत जो आ रहे हैं, वो शोध जो आ रहे हैं वो समाज उपयोगी नहीं है, समाज के लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहे हैं। एक बात। दूसरा, ऐसे सिद्धांत भी नहीं बने हैं व्यवहारवाद के माध्यम से, व्यवहारवादी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं हमने, ऐसे कोई सिद्धांत नहीं बनाए हैं जो सिद्धांत सार्वकालिक हों। अर्थात किसी भी सिद्धांत को हम ऐसी कसौटी पर नहीं कर सकते जो किसी भी समस्या का संपूर्ण समाधान देता हो। कुछ परिस्थितियों में वो सिद्धांत लागू होते हैं, कुछ अन्य परिस्थितियों में वो सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। तो ये 2 प्रमुख नारे हैं उत्तर व्यवहारवाद के, जिनके माध्यम से उत्तर व्यवहारवादी इनकी पूर्ति करके, अर्थात क्रम और प्रासंगिकता यानी एक्शन और रिलेवेंस पे बल देके सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर व्यवहारवाद की जो परिभाषा है वो डेविड स्टन के जो अध्यक्षीय भाषण के जो शब्द मैंने काम में लिए हैं उससे आप ठीक से समझ पाएंगे कि ये क्या है अपने आप में। अब मैं बात करूँगा आपके सामने कि उदय के कारण। वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ थी जिनसे इनका उदय हुआ। उदय के कारण अर्थात उत्तर व्यवहारवाद है, उसके उदय के कारण क्या थे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर 2-3 कारणों को पढ़ेंगे। सबसे जो पहला कारण है वह तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां। तत्कालीन परिस्थितियां, मैं ये सब लिख रहा हूं यहाँ पे, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां। तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन का मतलब है उस समय की परिस्थितियां। 1969 में हम देख रहे हैं कि 1969 में यहाँ पे खंडन कर रहा है डेविड स्टन व्यवहारवाद का, और वो उत्तर व्यवहारवाद की वकालत कर रहा है, उत्तर व्यवहारवाद को लाने के लिए उत्सुक है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें डेविड स्टन को लगता है कि व्यवहारवाद है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया है। वो स्थितियां वो हैं, देखिए, एक तो शीत युद्ध आप देख सकते हैं, शीत युद्ध बिल्कुल चरम पे था। शीत युद्ध, गृह युद्ध,
बहुत सारे जो देश थे, अमेरिका स्वयं जो अमेरिका है वो भी गृह युद्ध से उलझा हुआ था। दूसरा गृह युद्ध, फिर तानाशाही का उदय, दुनिया के विभिन्न देश थे उनमें तानाशाही, वियतनाम संकट, अमेरिका और जो रूस हैं उन्होंने परमाणु बम बना लिए थे, क्यूबा संकट हो गया था। और क्यूबा संकट के अलावा अगर बात कर लूँ तो बहुत सारी सामाजिक और जो अपनी पर्यावरण संबंधी समस्याएं थी वो भी हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी थी। तो ऐसी स्थितियां थी कि उन समस्याओं के समाधान हमें दिख नहीं रहे थे और जो स्कॉलर हैं वो रिसर्च में बिजी थे। ऐसे शोध हमारे सामने आ रहे थे जो कोई काम के नहीं थे। तो तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि व्यवहारवाद को बदलना आवश्यक हो गया था। यही कारण है कि 1969 के जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो भाषण है उसमें अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं डेविड स्टर्न, और वो उत्तर व्यवहारवाद की वकालत कर रहे हैं। एक तो ये कारण था तत्कालीन परिस्थितियां। दूसरा, जो तत्कालीन शोध है उसके प्रति भी असंतोष था। तत्कालीन शोध के प्रति असंतोष, तत्कालीन शोध के प्रति असंतोष। देखिए, हमें समझना है कि व्यवहारवाद ये कह रहा था कि हमें मानव की जो राजनीतिक व्यवहार है उसको एक इकाई के रूप में हमें लेना है और उसको रिसर्च करने हैं और हमें आगामी जो भविष्य की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको समझना है। लेकिन जो तत्कालीन शोध आ रहे थे उन शोधों के प्रति असंतोष था। शोध हम कह सकते हैं निरर्थक थे, शोध केवल निरर्थक थे। और शोध हम इस तरह से कर रहे थे कि हम ये चाह रहे थे कि जो राजनीति विज्ञान है, जो एक सोशल साइंस है, समाज विज्ञान है, उसको हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, इनमें जो पत्तियां काम में आती हैं उन पत्तियों के माध्यम से, गणित की पत्तियों के माध्यम से हम शोध कर रहे थे और वो शोध प्रकाशित हो रहे थे। लेकिन वो शोध कोई काम के नहीं थे, उन शोधों के परिणाम थे वो बेहतर नहीं थे, वो शोध किन्हीं भी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं थे और वो शोध सार्वकालिक भी नहीं थे। इसलिए तत्कालीन जो रिसर्च आए थे उन रिसर्च के प्रति भी राजनीति विज्ञानियों में, व्यवहारवादियों में, विशेष रूप से डेविड स्टर्न में असंतोष था। और यह असंतोष हमारे सामने उत्तर व्यवहारवाद को प्रकट करने में सफल रहा, मैं ये कह सकता हूँ। एक उचित भविष्यवाणी का अभाव, उचित भविष्यवाणी का अभाव। देखिए, जो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये शीत युद्ध, गृह युद्ध, तानाशाही, वियतनाम संकट, क्यूबा संकट, दुनिया पूरी तरह से संकटों से उलझी हुई है। और जो सिद्धांतकार थे, व्यवहारवादी विशेष रूप से, वो सिद्धांतकार उचित भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे थे। वो ये बता नहीं पाए थे कि दुनिया के सामने, समाज के सामने, वैश्विक समाज के सामने कौन से संकट हैं वो आगामी वर्षों में, आगामी समय में आने वाले हैं और उन संकटों का समाधान हम कैसे निकालेंगे। तो उचित भविष्यवाणी व्यवहारवादी जो शोध थे और व्यवहारवादी सिद्धांतकार थे वो कर नहीं पा रहे थे, जबकि हमें ज़रूरत थी कि उचित भविष्यवाणी हो ताकि समय रहते हम सामाजिक समस्याओं हैं या सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सकें। तो ये मुख्य कारण थे। तो इन्हीं कारणों से एक और कारण और भी था कि मानव व्यवहार, हम अगर मैं बात कर लूँ, मानव व्यवहार का जो अध्ययन था वो हम कर रहे थे वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से। लेकिन मानव व्यवहार है, मानव के जो मूल्य हैं वो बदलते रहते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। तो हम शोध की इकाई के रूप में एक मानव के व्यवहार का अध्ययन करके उससे कुछ निश्चित सिद्धांतों का निर्माण कर लें, ऐसा बड़ा जटिल कार्य था। और मानव व्यवहार का जो अध्ययन था, जो लक्ष्य मैं आपको बता चुका हूँ, व्यवहारवादियों का प्रमुख कार्य ये था कि मानव व्यवहार की जो पॉलिटिकल बिहेव है ह्यूमन का, उसको हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसी के आधार पर सारे पॉलिटिकल साइंस को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो मानव व्यवहार का जो अध्ययन था वो भी, जो अध्ययन करने की उनकी रणनीति थी वो भी ठीक नहीं थी। इस कारण से उत्तर व्यवहारवाद के रूप में खुद जो व्यवहारवाद का सबसे बड़ा प्रवक्ता मैं कह सकता हूँ डेविड स्टर्न, वो स्वयं ही उसका आलोचक बन गया और उसने एक नई क्रांति की अलग जगाई जो उत्तर व्यवहारवाद के रूप में हमारे सामने आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो व्याख्यान है उसको आप ठीक से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।